तो नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझते हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मतलब इसके लॉज है। क्या लॉज है, ध्यान समझो। लॉ कहता है कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। बिल्कुल सही बात है। दो सरफेस, भाई एक बॉडी ऐसे इसके ऊपर रखी हुई, तो ये जो बॉडी है इसके बीच का जो एरिया है, एरिया वो कांटेक्ट में है, उनका नेचर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, ये वो फोर्स डिसाइड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स का लॉ क्या होता है कि हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और जो दो सर्फेसेस कांटेक्ट में हैं वो उनका नेचर कैसा है ये फोर्स डिसाइड करता है। ठीक है, इन मतलब कि ये फोर्स जो होता है डिपेंड करता है उसके नेचर पे कि ज्यादा अच्छा स्मूथ होगा, मान लो सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, सरफेस अगर रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। तो जो दो एरियाज कांटेक्ट में है उनके बीच का, जैसे मान लो कि भाई नॉर्मली कंडीशन में बॉडी ऐसे रखी हुई है, अब इनके बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स तो कैसा है, ऐसे 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 डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है क्या कि जितने ज्यादा रफ एरिया उतने ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेचर ऑफ द एरियाज इन कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एंड प्रोवाइडेड बाय द वेलोसिटी। अच्छा ये ना काइनेटिक आ गया, काइनेटिक की बात कर लेते हैं, हालांकि पहले हमें स्टैटिक पढ़ना था। एक मिनट रुको, एक मिनट। अच्छा पहले काइनेटिक लिखा हुआ है ना, स्टैटिक को पहले पढ़ना पड़ेगा हमें, स्टैटिक के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस कांटेक्ट। यहाँ पे ना स्टैटिक ठीक तो है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ये थोड़ा सा ना सही, इसको सही करना पड़ेगा, ये स्टैटिक नहीं काइनेटिक आएगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टैटिक को समझते हैं। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं एक बार। क्या कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कांटेक्ट एंड द स्टेट ऑफ पॉलिश। दो सर्फेसेस कांटेक्ट में हैं तो उनका नेचर कैसा है इस पर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, इट एक्ट्स टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलोंग काम करता है, टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है भाई, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। मतलब कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो एरिया के कांटेक्ट, एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। एरिया कम हो ज्यादा वो मैटर नहीं करता। मतलब एक बॉडी है, ये जमीन पर रखी हुई है, ठीक है, तो इसका एरिया ज्यादा कांटेक्ट में है, और एक टेबल है, ठीक है भाई, ऐसे टेबल, तो उसके दो पहिए रखे हुए यहाँ पे। तो फ्रिक्शन इन एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये जो एरिया आप लिखे इस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है ना, तो इसके एरिया पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं, जो दो एरिया कांटेक्ट में है उन पर डिपेंड नहीं करता। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या है, ध्यान से देखो। तो हमें बोला गया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से समझो। मान लो कि हमारे पास सरफेस है, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे एक बॉडी रखी है, इसका मास m है, ठीक है, इस पे इसका वेट mg लग रहा है, ठीक है। अब इस बॉडी ने एक्शन इस पे दिया अगर, तो रिएक्शन कहाँ मिलेगा, इसका रिएक्शन बॉडी पे मिलेगा, और इसका नॉर्मल रिएक्शन मान लो यहाँ पर है। इस पे एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया F, किसी ने एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है भाई। अब हमसे बोला गया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नॉर्मल रिएक्शन के होता है। नॉर्मल रिएक्शन को आप R से लिख सकते हो, हम N से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा हमें पता है कि जो यहाँ पे हमारा R है वो किसके बराबर है, वो बराबर है mg के। तो लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, ऐसे प्रोपोर्शनल लिख लो, प्रोपोर्शनल टू mg। अब ये जो हटेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का जब एक कांस्टेंट रहेगा तो न्यू s आ जाएगा, और जो कि mg के साथ में होगा। तो बेसिकली ये जो टर्म दिखाई दे रहा है आपको ना, म्यू s, यही होता है क्या, यही होता है ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, क्या होता है भाई, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या होता है इसका, तो जब हम म्यू एस की बात करते हैं तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स और अपॉन में mg, या फिर लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन की, सो बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है भाई, ये बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है फ्रिक्शनल फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन का। क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या नॉर्मल रिएक्शन इसका रेशियो होता है। तो बेसिकली लिख सकते हैं क्या कि म्यू एस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन, एक तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा इसको लिख सकते हैं न्यू एस इज इक्वल टू, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये बेसिकली मान के चलो इस एक्सटर्नल फोर्स पे अगर एम ए लग रहा है तो एम ए के बराबर, एग्जांपल की बात करते हैं, नहीं भी करोगे तो इतना ही छोड़ दो। तो ये बेसिकली एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, एम एल भी बोल सकते हैं, लिमिटिंग। तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स और अपॉन में एम जी। ये चीज आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आई बात समझ में, चलिए भाई क्लियर सभी को। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, डिस्कस करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के नेक्स्ट टर्म को। ठीक है भाई, क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं। क्लियर सबको, ऑल ओके, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे यहाँ, ध्यान समझना एक बार। एंगल ऑफ फ्रिक्शन से पहले एक टॉपिक और भी है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम काइनेटिक की बात करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, आप समझो मेरी बात। काइनेटिक फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फ्रिक्शन हो, दोनों में से इतना सा फर्क है, फर्क ध्यान से देखो। तो काइनेटिक की अगर मैं बात करता हूं और बात करता हूं स्टैटिक की, तो काइनेटिक में क्या होता है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आता है ये म्यू के आ जाएगा, जो कि क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये फॉर्मूला बन जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, म्यू एस इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। एक तो ये बात हो गई भाई, ठीक है। काइनेटिक में बॉडी मोशन में आ जाती है, तो मान लो हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस पे एक बॉडी रखे, इसका फोर्स मान लो एम ए लग रहा है, इसका अगर फ्रिक्शन यहाँ पे एफ आर लग रहा होगा, तो हमें क्या लिख सकते हैं कि म्यू के इज इक्वल टू एम ए अपॉन में एम जी। ठीक है, तो देखो एम से तो कट जाएगा, तो म्यू के इज इक्वल टू ए अपॉन में जी। ये कई बार यहाँ पे फॉर्मूला, या ए इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू के जी, ये फॉर्मूला भी आ जाता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई, क्लियर सबको, चलिए।